ये 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बात करता है बोरोइंग कॉस्ट का। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है जब हम लोग कोई लोन वोन लेते हैं, जब कोई एसेट खरीदते हैं, कोई लोन वोन लेके, तो उसका जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो होता है उसका बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि वो लोन हो गया बोरोइंग और उसके लिए जो कॉस्ट पे करें उसका ये चैप्टर बात करता है। तो उसको कब पीएल में डालना चाहिए और कब उसको एसेट के साथ ऐड करें, मतलब उसको कब कैपिटलाइज करना चाहिए, ये दोनों डिसीजन लेना पड़ता है। तो पहले बात तो बोला बोरोइंग कॉस्ट होता क्या, तो बोला इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो इंटरेस्ट एक हुआ है, इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म किसी भी नेचर का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बोला इंटरेस्ट, यानी कमिटमेंट चार्जेस को इंटरेस्ट बोलते हैं। जो हम कमिट किए कि तुमसे 10 लाख रुपये लोन लिए, तुमको हर साल 1 लाख देंगे 10% को। अमोर्टाइजेशन एंड डिस्काउंट ऑफ प्रीमियम ऑन लोन, मतलब जब कंपनियां इशू करती है डिस्काउंट पे डिवेंचर वगैरह, या रिडम्पशन करती है प्रीमियम पे, जब वापस लेती है तब प्रीमियम पे लेती है, उस कॉस्ट को भी बोरोइंग कॉस्ट ही बोलते हैं। कोई भी एंसिलरी कॉस्ट, मतलब कोई कमीशन देना पड़ा ये लोन लेने के लिए, कोई अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ा डिवेंचर इशू करवाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटीज देना पड़ा गवर्नमेंट को, लीज या फाइनेंस चार्ज, हम लीज पे कुछ लिए और उसका चार्जेस पे कर रहे हैं, या फिर अगर डॉलर पाउंड में लोन लिए हैं और उसका इंटरेस्ट चुका रहे हैं और वो डॉलर पाउंड का रेट अप डाउन होने के कारण जो डिफरेंस आ रहा है उसके कारण जो मेरा खर्चा बढ़ जा रहा है, उसको भी बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ये जो कॉस्ट है ये सारे नेचर के, कमिटमेंट चार्ज मतलब इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंसिलरी कॉस्ट जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, लीज फाइनेंस चार्ज और एक्सचेंज डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी, ये सारे चार्जेस को बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। किनके लिए ये लोन लिया जा रहा है? फॉर एसेट दैट टेक सब्सिक्वेंटली लॉन्ग टाइम टू बी सिचुएटेड, वो एसेट जो लॉन्ग टर्म लगेगा बनने में, जिसको बनने में 12 महीना से बेसी का टाइम लगेगा, जिसको बनने में 12 महीना से ऊपर टाइम लगेगा, वैसा एसेट को बनाने के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं। या फिर जो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल है, मतलब जब वो बन के रेडी हो जाएगा तब ये क्लेम करना चालू करना। तो एक ऐसा एसेट जिसको सब्सटेंशियली लॉन्ग टाइम लगेगा सिचुएटेड होने में और बाद में वो रेडी टू यूज या सेल होगा, या तो उसको यूज करने के लिए बना रहे हैं या बेचने के लिए बना रहे हैं। अब अगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है, वो एसेट अगर क्वालिफाइंग एसेट है, तभी ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन या ये जो भी आपके बोरोइंग कॉस्ट है, आई रिपीट, वो एसेट जो लॉन्ग टर्म लग रहा है बनने में, जिसको आप यूज करोगे या बेचोगे आगे, और अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वो क्वालिफाइंग एसेट है कि वो लॉन्ग टर्म लग रहा है बनने में और फिर हम उसको यूज करेंगे या सेल करेंगे, तब उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। तो अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर उसके जो भी इंटरेस्ट या जो बोरोइंग कॉस्ट तुम पे कर रहे हो उसको एसेट में ऐड करो, मतलब उसको कैपिटलाइज करो। यस, उसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो फिर उसको पीएल में डालेंगे उसके इंटरेस्ट को। क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए कंडीशन क्या है? लॉन्ग टर्म लगे बनने में, फिर उसको यूज करेंगे या सेल करेंगे। तो यहाँ पे एक बात बोला, स्टॉक का क्या होगा? इन्वेंट्री विच इज अदर देन रूटीन स्टॉक। अगर तुम्हारा नॉर्मल स्टॉक है वो तो पीएल में जाएगा, उसको अगर बनाने के लिए कोई लोन चुका रहे हो तो पीएल में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टॉक है या इन्वेंट्री है जिसको सब्सटेंशियली पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा बेचने में, जैसे रोल्स रॉयल्स का कार, ये सब सब्सटेंशियल एसेट कहलाते, स्टॉक कहलाते हैं। तो अगर स्टॉक भी कोई सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है बनने में और उसको बनाने के लिए लोन लियो, तो उस पर जो इंटरेस्ट चुका रहे हो या उस पर जो बोरोइंग कॉस्ट चुका रहे हो वो भी कैपिटलाइज कर सकते हो। अब आया बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे कब? अच्छा, कैपिटलाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये डिसीजन तो आ गया मेरा उसका क्वालिफाइंग एसेट अगर वो बनता है तो ये देखकर। क्वालिफाइंग एसेट बनने का कंडीशन, सर लॉन्ग टर्म लग रहा है सिचुएटेड होने में और उसको यूज कर रहे हैं, आगे सेल करेंगे। तो आगे सेल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक का बात मैंने आपको बताया कि अगर वो स्टॉक भी है लेकिन पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है
तो भी वो भी क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसका जो भी इंटरेस्ट चुका है वो कैपिटलाइज हो सकता है। तो कब चालू करेंगे कैपिटलाइज करना, कब उसको एक बार के लिए रोक देंगे, सस्पेंड करेंगे, और कब हमेशा के लिए रोक देंगे, यानी सीज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये तीनों चीजें पढ़ने लायक है। तो कमेंसमेंट मतलब जब एक्सपेंसेस इज है, तो कमेंसमेंट कब होगा, जब एक्सपेंसेस इज ऑन क्वालिफाइंग एसेट, जब वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए हम वो खर्चा कर रहे हैं, भी एक्चुअली बोरिंग कॉस्ट इज एक्चुअली इनकर्ड, एक्चुअली में पेमेंट किए एंड वो एसेट अभी इन प्रोग्रेस है, मतलब वो एसेट अभी बन रहा है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो, तो फिर तुम उस बोरिंग कॉस्ट को एसेट में ऐड करना स्टार्ट कर दो। कब रोक दोगे, जब वो एसेट बन के रेडी हो गए, एक्टिविटी कंप्लीटेड, जब वो एसेट बन के रेडी हो गए, मतलब एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, अब और इंटरेस्ट चुकाए जा रहे हैं, उसके बाद भी उसको कैपिटलाइज मत करना। तो एसेट बनना चालू हुआ, जब बोरिंग कॉस्ट एक्चुअली में इनकर्ड हुआ एंड वो एक्सपेंसेस क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो जब तक वो एसेट बन रहा है तब तक जितना इंटरेस्ट चुका रहे हैं वो एसेट में ऐड होगा, यानी कैपिटलाइज होगा। जैसे ही एसेट बन के कंप्लीट हो गया, अब अगर इंटरेस्ट चुका भी रहे हो तो उसको कैपिटलाइज मत करना, पीएल में भेजना। और एक बार के लिए रोक कब दोगे, अगर बनते बनते भी बीच में, कब हम एक बार बोरिंग कॉस्ट को एसेट में ऐड करने से रोक सकते हैं, जब एक्टिविटीज हेल्ड अप फॉर अनअवॉइडेबल, फॉर अवॉइडेबल रीजन, हम वो एसेट को बनना रोक देते हैं बीच में, कभी कभी कुछ ऐसे रीजन के कारण जो कि अनअवॉइडेबल है। मान लो मैंने एक एसेट बनाना चालू किया 1 अप्रैल 2018 को, मैंने एक एसेट बनाना चालू किया 1 अप्रैल 2018 को। अब वो एसेट बन रहा है, मैं 18, 19, 20, 20, 21, ये 3 साल तक वो एसेट बन रहा था, वो 3 साल तक एसेट बन रहा था। ये 3 साल मैंने ब्याज चुकाया, हर साल मान लो 1 लाख करके, तो मैं इसको एसेट में ऐड करता जाऊंगा। कंडीशन क्या है, एक तो वो बोरिंग कॉस्ट चुका रहा हूं और दूसरी बात वो क्वालिफाइंग एसेट है। अब मान लो मैंने 21-22 में और 22-23 में उस एसेट को एक बार बनाने से रोक दिया, अनअवॉइडेबल रीजन से, सॉरी अवॉइडेबल रीजन से। अवॉइडेबल रीजन मतलब जो रीजन मेरे कंट्रोल में थे, वैसे रीजन के कारण वो एसेट बनने से रुक गया। मैं चाहता तो वो रीजन अवॉइड हो सकते थे, बट मैंने अवॉइड किया नहीं, तो उस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट चुका रहा हूँ वो कैपिटलाइज नहीं होगा, मतलब वो पीएल में जाएगा। फिर 23-24, 24-25 2 साल और एसेट बना, फिर से चालू हो गया एसेट बनना, ये 2 साल ब्याज चुकाऊंगा, वो फिर कैपिटलाइज होगा। और जिस दिन एसेट बन के कंप्लीट, अब उसके बाद अगर कोई ब्याज चुकाता हूँ 25, 26, 27, 28 में इंटरेस्ट चुका रहा हूँ, क्योंकि लोन कंटिन्यूड है, लोन मैंने वापस दिया नहीं है, तो वो इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगा, वो पीएल में जाएगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आखिरी पार्ट पे आते हैं, सर कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, हाउ मच टू बी कैपिटलाइज। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मान ले 2-3 एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने वो जो बोरिंग किया है वो स्पेसिफिक बोरिंग है, जो बोरिंग किया वो स्पेसिफिक बोरिंग, मतलब उस पर्टिकुलर एसेट के लिए ही वो बोरिंग है। तो मैंने 8 लाख का एक एसेट लिया, उसके लिए 10 लाख का एक लोन लिया था, 10 लाख का लोन लिया, 8 लाख का एसेट है, मतलब सर वो 2 लाख रुपए आप कहीं और खर्चा किए, तो उस 2 लाख का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगा। तो 8 लाख का 10% अगर इंटरेस्ट है तो 8 लाख का 10% यानी 80,000 रुपये कैपिटलाइज होंगे, एसेट में ऐड होंगे, बाकी 2 लाख का इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा। वैसे उल्टा ले लो, मान लो आपने बोरो किया है 10 लाख, बिल्डिंग बनी 12 लाख की, सर वो 2 लाख आप अपनी जेब से लगाए होंगे, तो उसका तो वैसे भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, यानी इस बार 10 लाख का 10% यानी 1 लाख एसेट में ऐड होगा, 1 लाख बिल्डिंग का एसेट में ऐड होगा। मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया और बिल्डिंग बनाना भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं होगा, पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। तो यहां हो रहा था कि वो लोन उसी एसेट के लिए था, लेकिन मान लीजिए अगर एक लोन है मेरा जनरल बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग,
जनरल बोरिंग मतलब देखो मैंने 2 लोन लिए, एक 10 लाख लिया है, बोरो किया 10% ब्याज वाला मान लो किसी रिलेटिव से, और एक बैंक से लोन लिया 12% वाला 10 लाख का, तो मैंने 20 लाख रुपया लोन लिया। वो 20 लाख मैंने कोई पर्टिकुलर एक एसेट में नहीं लगाए, अलग अलग एसेट में लगाए। जैसे बिल्डिंग ली है 5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी लिया है 10 लाख का, फर्नीचर लिया है 6 लाख का, और वर्किंग कैपिटल है मेरा 4 लाख। तो मैंने 25 लाख रुपए लगाए हैं, 20 लाख लोन लिया, मतलब 5 लाख अपनी जेब से लगाए होंगे सर, उससे कोई मतलब नहीं। बट बात इतनी आती है, अब कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, या इंटरेस्ट का रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होगा, कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट कैपिटलाइजेशन होगा। तो यहाँ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालेंगे। सर कैसे निकलती है वेटेड एवरेज? जी सिंपल तरीका, मैंने 10 लाख का एक लोन लिया है, उस पर 10% ब्याज है, मतलब 1 लाख का ब्याज चुका रहा हूँ। मैंने एक और 10 लाख का लोन लिया है, इस पर 12% इंटरेस्ट है, मतलब 1,20,000 चुका रहा हूँ। तो मैं टोटल इंटरेस्ट कितना चुका रहा हूँ? 2,20,000। डिवाइड करूंगा इसको, इन दोनों में से जो अमाउंट छोटा है, लोन टेकन और इन्वेस्टमेंट, दोनों में से जो अमाउंट छोटा है उतना ही रुपए को मैं उससे डिवाइड करूंगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई इन दोनों में, सॉरी जो हायर है, सॉरी इन दोनों में जो हायर है, तो 25 लाख हायर है, मैं डिवाइड बाई 25 लाख कर लूँगा इंटू 100, तो मेरा रेट आ रहा है 8.8%। तो अब बिल्डिंग का 5 लाख पे 8.8% ऐड करके कैपिटलाइज कर दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी का 10 लाख पे 8.8% ऐड करके कैपिटलाइज कर लूंगा, फर्नीचर का 6 लाख पे 8.8% ऐड करके कैपिटलाइज कर लूंगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल का 4 लाख पे 8% पीएल में चला जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो ये था आपका AS 16। अब आते हैं AS 22 पे। AS 22 क्या चीज की बात करता है? सर AS 22 बात करता है टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो ये पहले बोलता है कि अकाउंटिंग टैक्सेस ऑन अकाउंटिंग इनकम। तो इनकम मेरी 2 टाइप की है, इनकम मेरी 2 टाइप की है, एक अकाउंट के हिसाब से जो इनकम निकल कर आती है, और एक टैक्स के हिसाब से जो इनकम कैलकुलेट होकर आती है। अकाउंट के हिसाब से इनकम PL बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। अकाउंटिंग इनकम किसको बोलते हैं? जो टैक्स माइनस करने के पहले जो अकाउंट्स के हिसाब से है। और टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं? जो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। तो अकाउंट्स के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आए वो अकाउंटिंग इनकम, और टैक्स में तो तुम लोगों को याद ही है PGBP में बहुत सारा रूल होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट्स में माइनस करना अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं है। डेप्रिसिएशन का रेट अकाउंट्स में अलग है, इनकम टैक्स में एज पर सेक्शन 32 अलग है। पर कोई भी अगर हम टैक्सेस या ड्यूटीज पेमेंट कर रहे हैं, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है कुछ एक सर्टेन जो माइनस करना। डोनेशंस अकाउंट में माइनस करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में साइंटिफिक के अलावा बाकी डोनेशन अलाउड नहीं है माइनस करना। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो इनकम टैक्स के हिसाब से अलग आता है, अकाउंट्स के हिसाब से अलग। तो दोनों के प्रॉफिट भी अलग आएंगे। तो PL एज पर टैक्स लॉ एंड PL एज पर अकाउंट्स, 2 टाइप का तुम्हारा इनकम हो सकता है। ये AS इसी पे बात करने जा रहे हैं कि तुम हो सकता है तुम्हारे अकाउंट्स में 1 लाख का प्रॉफिट है, मान लो एक बार का टैक्स का रेट 30% है, तो 1 लाख का 30% 30,000 टैक्स बनता है। लेकिन तुम्हारे इनकम टैक्स में 1.5 लाख का इनकम आया, तो 1.5 लाख का 30% 45,000 टैक्स बनता है। तो तुमको कौन सा टैक्स जमा करना होगा? सर जो एज पर इनकम टैक्स आए। तो सर हमको तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ गया, दुखी मत हो, इसी से क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तुम ज़्यादा टैक्स दे दियो तो फ्यूचर का टैक्स तुमने आज ही पे कर दिया है, तो ये तुम्हारा एसेट बन गया है, जिसको तुम आगे जाके कभी ये रिवर्सल होगा, कभी इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, सर इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम आएगा, अकाउंट्स का ज़्यादा आएगा, तो वहाँ तुम्हारा टैक्स बचेगा और ये रिवर्स होके एडजस्ट हो जाएगा। अगर रिवर्स होता सर 1.5 लाख मेरे एज पर इनकम टैक्स अकाउंट्स आता और 1 लाख एज पर इनकम टैक्स आता, तो मैं गवर्नमेंट को 30,000 टैक्स जमा करता 45,000 की जगह। खुश मत हो, तुम ये मत सोचो तुमने आज टैक्स कम दिया मज़ा आ गया, फायदा हो गया मेरा। तो ये ऐसे रिवर्स होगा फ्यूचर में जाके, जहाँ तुम्हारे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, ये वहाँ एडजस्ट हो जाएगा।
उसको बोलेंगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसी के बारे में ये चैप्टर बात करता है। तो आपको यहाँ पे पहले बोला अकाउंट्स में इनकम टैक्स में जो डिफरेंस आता है, टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आने का दो रीजन है। एक है टाइमिंग डिफरेंस और एक होता है परमानेंट डिफरेंस। दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या बोलता है? अराइज इन वन पीरियड एंड कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। इस साल जो डिफरेंस आया है वो आने वाले कुछ सालों में, अगले साल या आने वाले अगले सालों में वो रिवर्स होकर एडजस्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इस साल अगर ज़्यादा डिप्री आपको अकाउंट्स में क्लेम करने मिला है तो आपका अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो अकाउंट्स में मान लो मेरा डिप्रिसिएशन का रेट है 10% और मेरा इस साल 1 लाख का एसेट है मेरे पास, तो मैंने 10,000 डिप्री क्लेम किया एज पर अकाउंट्स। वही इनकम टैक्स में मेरा डिप्रिसिएशन का रेट है मान लो 5% सेक्शन 32 के हिसाब से, तो वहां मैंने 5,000 का डिप्री क्लेम किया। इनकम टैक्स में कम डिप्री क्लेम किया है, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट हाई है अकाउंट्स के मुकाबले, तो मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो दुखी मत हो ना, आने वाले साल में कभी तो ऐसा होगा, क्योंकि देखो 1 लाख में से 5,000 माइनस करोगे तो 95,000 बचेगा, लेकिन अकाउंट्स में 1 लाख में 10,000 माइनस किया तो 90,000 बचेगा। तो आने वाले साल में ऐसे कभी होगा जब आपका एज पर डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ आपको कम टैक्स देने का फायदा मिल जाएगा। तो यही है टाइमिंग डिफरेंस कि इस साल का डिफरेंस अगले साल कहीं जाकर तो रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही और एक एग्जांपल है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तुमने अकाउंट में माइनस कर लिया, इनकम टैक्स नहीं माइनस करने दिया, अगले साल जब एक्चुअल बैड डेप्ट होगा अगर, तब इनकम टैक्स में भी माइनस कर लेने, तो इस साल ज़्यादा टैक्स देना पड़ा तो अगले साल कम टैक्स देना पड़ जाएगा। डिप्रिसिएशन का मेथड तुम्हारा अकाउंट में स्ट्रेट WDV मान लो या स्ट्रेट लाइन है और इनकम टैक्स में अलग है, तो फिर वहाँ भी डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन ये अगले साल फिर रिवर्स हो जाएगा अगले कुछ सालों में। सम एक्सपेंस इन करेंट ईयर इन अकाउंटिंग बट नॉट टैक्स अलाउड इन सब्सिक्वेंट ईयर। जैसे कुछ एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे होते हैं, जब एक्चुअली में पे करते हैं, सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स जो एक्चुअली में क्या बोलता है कि तुम जब पे करो तभी उसका डिडक्शन क्लेम करना, लेकिन अकाउंट्स पे एक्रूअल बेसिस पे होता है, तुमने पे किया है नहीं किया तुम क्लेम कर लिए, तो वो कोई बात नहीं, अगले साल फिर रिवर्स हो जाएगा। तो इट रिजल्ट्स इनटू डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कुछ डिफरेंसेस परमानेंट डिफरेंस होते हैं जो कभी रिवर्स नहीं होंगे, अराइज इन वन पीरियड एंड नॉट कैपेबल ऑफ रिवर्सल सब्सिक्वेंटली। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, अब इनकम टैक्स में तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम कभी टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में तुम्हारा वो प्रॉफिट है, लेकिन ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। कुछ एक्सपेंसेस जो सेक्शन 40A में डिसअलाउड होते हैं, तुमने 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट किया है, डिसअलाउड है, दोबारा कभी रिवर्स नहीं होगा, लेकिन तुमने अकाउंट्स में तो एज एन एक्सपेंस उसको माइनस किया। कुछ फाइन पेनल्टीज होती है जो इनकम टैक्स में डिसअलाउड होती है, लेकिन अकाउंट्स में तो अलाउड है, फिर कभी रिवर्स नहीं होगा वो। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है कोई अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में है तब तो दोनों में माइनस करने मिलता है, अनअप्रूव्ड में है तो इनकम टैक्स माइनस करने नहीं देता, लेकिन अकाउंट्स तो माइनस करने दे रहे, क्योंकि तुमने एम्प्लॉय के नाम पे पैसा जमा किया एज एन एम्प्लॉयर, तो ये भी रिवर्सल नहीं होते। तो इट डज नॉट रिजल्ट टू डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये दोनों का अभी तक हम लोग क्या 2 मेन टॉपिक पढ़े सर। पहला टॉपिक पढ़े कि अकाउंटिंग है वो टैक्सेबल इनकम होता क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने कि अकाउंटिंग इनकम हो या टैक्सेबल इनकम हो, कब टाइमिंग डिफरेंस के कारण वो डिफरेंस आता है, कब परमानेंट डिफरेंस आता है। टाइमिंग डिफरेंस पे डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता है जो आगे जाके रिवर्स भी होता है। मतलब इस साल का लायबिलिटी आने वाले कुछ सालों में एसेट से एडजस्ट हो जाएगा और इस साल का एसेट तो आने वाले कुछ सालों में लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन परमानेंट डिफरेंस रिवर्सल या एडजस्टमेंट नहीं होते। अब अगर DTA आए, DTA क्या होता है? डिफर्ड टैक्स एसेट। वो कैसे आएगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो तुमको इस साल ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है और अकाउंट्स का टैक्सेबल इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा है, तो तुमको इस साल ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो दुखी मत हो, उसको एज ए डिफर्ड टैक्स एसेट लिख लो और उसको अगले साल या कुछ सालों में जब वो एडजस्ट होगा तो एडजस्ट कर लेंगे। वैसे DTL क्या होता है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा, इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम, तो तुम्हारा इनकम टैक्स का प्रॉफिट
कम है तो तुमको कम टैक्स देना पड़ा, बट खुश मत हो, आने वाले सालों में रिवर्सल हो जाएगा। तो DTA रिकॉग्नाइज व्हेन टैक्स इनिशियली ईयर इज हायर एंड सब्सिक्वेंटली ईयर इट इज लोअर। स्टार्टिंग में टैक्स हाई है तो तुम उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लो ज़्यादा टैक्स देके, सब्सिक्वेंट ईयर में जब टैक्स लो होगा वहाँ वो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे उल्टा, रिकॉग्नाइज व्हेन टैक्सेस इन इनिशियल ईयर इज लोअर एंड सब्सिक्वेंटली ईयर इट इज हायर। स्टार्टिंग में टैक्स कम देना पड़ रहा है तो खुशी मत हो, बाकी जाके रिवर्सल होके तुम्हारा टैक्स देना पड़ जाएगा। DTA शुड बी रिकॉर्डेड ओनली इफ देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी। डिफर्ड टैक्स एसेट तभी लिखना जब तुम रीजनेबली श्योर हो कि आगे जाके तुम्हारे पास सफिशिएंट रीजन है कि आगे जाके रिवर्सल होके एडजस्ट हो गई हो, वरना डेफर्ड टैक्स एसेट बुक मत करो अगर तुम श्योर नहीं हो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज, नो सच एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। तो DTA के लिए तुमको एनालिसिस करना पड़ेगा, तुमको सफिशिएंट रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि क्या आज अगर हम एज ए DTA इसको बुक कर रहे हैं तो ये सब्सिक्वेंट ईयर में जाके एडजस्ट होगा। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होगा, अगर तुम श्योर हो, देन ही DTA बुक करना, वरना मत करना। लेकिन DTA यू कैन बुक एनी टाइम। अब आ जाइए इसके अकाउंटिंग पे। तो टाइप्स ऑफ, अच्छा 2 टाइप का टैक्स होता है, एक बात और जान लो, करंट टैक्स या डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या हुआ? जो हम करंट टैक्स TDS या एडवांस टैक्स हम दे रहे हैं करंट ईयर में, करंट टैक्स एसेट क्या हुआ? सर आप ज़्यादा जो TDS या ज़्यादा एडवांस टैक्स दियो। वैसे करंट टैक्स लायबिलिटी क्या हुआ? सर आप जो प्रोविज़न फॉर टैक्स बुक करते हो, जो फ्यूचर ईयर में हमको देना पड़ेगा, जिसका एंट्री क्या होता है? PL अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करंट टैक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं? सर जो आप फ्यूचर ईयर में देने के लिए अभी से रिकॉर्ड करके रख रहे हो। और करंट टैक्स एसेट क्या होता है? सर जो आप इस साल एडवांस दे दियो, TDS या एडवांस टैक्स। वैसे ही डिफर्ड टैक्स क्या होता है? सर अभी पढ़े के ऊपर डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2 होता है। DTA का जनरल एंट्री क्या होगा? DTA अकाउंट डेबिट टू PL, क्योंकि एसेट है तो एसेट डेबिट होगा। वैसे अगर DTL है तो PL अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्रेडिट करो, PL डेबिट करो। एसेट अगर एसेट है तो एसेट को डेबिट करो, PL को क्रेडिट करो। लेकिन DTA तभी बुक करो जब तुम्हारे PA जनरल एंट्री तभी पास करना जब तुम्हारे पास सफिशिएंट सर्कमस्टांसेस या कोई प्रूफ्स अवेलेबल हो कि आगे जाके ये रिवर्सल हो के एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन लायबिलिटी को लिए तुमको ऐसा कोई एनालिसिस का जरूरत नहीं। तो डिफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए 2 रूल लिखे गए, पैरा 15 एक पैरा 17। पैरा 15 में क्या बोला? 2 कंडीशंस लिखी है। तो पैरा 15 में क्या बोला कि या तो तुम रीजनेबली श्योर हो या फिर तुम्हारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी है। 2 चीज का बात किया। पैरा 15 बात कर रहा है रीजनेबल श्योरिटी, मतलब 60 to 70% तुम श्योर हो कि आगे जाके रिवर्सल होगा। तो आइटम अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये दोनों आइटम को छोड़ दो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इन 2 को छोड़ के तुम्हारे पास कोई और श्योरिटी है कि तुम्हारा फ्यूचर में रिवर्सल आएगा। अगर 60 to 70% श्योर, उसको बोलते हैं रीजनेबल सर्टेनिटी। तो अगर तुम्हारे पास रीजनेबल सर्टेनिटी है तो DTA क्रिएट करना, अगर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है तो डोंट क्रिएट। एक होता है वर्चुअल सर्टेनिटी जो कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और डेप्रिसिएशन के लिए। अगर तुम्हारा इस साल कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या डेप्रिसिएशन है तो उसके लिए तुमको वर्चुअल सर्टेन होना पड़ेगा, मतलब मोर देन 90% श्योर हो कि आगे जाके कोई लायबिलिटी आएगा टैक्स का, तभी इन दोनों लॉसेस को बुक करना। मतलब सफिशिएंट तुम्हारे पास रीजन होने चाहिए। वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए एकदम। अगर तुम्हारे पास कन्विंसिंग एविडेंस है तो ही तुम DTA क्रिएट करना, ये दोनों एसेट के लिए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन के लिए। अगर तुम्हारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी यानी कन्वीनियंस एविडेंस नहीं है, कन्विंसिंग एविडेंस, तो फिर इसको बुक मत करो। तो अगर ये दोनों का बात करूं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन, तो इनके लिए पैरा 17 का रूल फॉलो होगा, जहां बोल रहे तुम्हारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी है, मतलब मोर देन 90% अगर तुम श्योर हो कि आगे जाके DTA है ये दोनों और आगे जाके DTL आएगा इसके लिए, मतलब ये रिवर्सल होंगे, तो वहां पे तुम DTA क्रिएट करना। अगर नहीं हो वर्चुअल सर्टेनिटी तो मत क्रिएट करना। इन दोनों आइटम को छोड़ के बाकी कोई भी है, कोई और रीजन से, जैसे डेप्रिसिएशन, बोनस, इनके कारण डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो रहा है, तुम 60 to 70% श्योर हो कि आगे जाके इनका रिवर्सल आ जाएगा, देन इनका एसेट क्रिएट कर लो, वरना मत करना।
दो स्पेशल केस है, एक है टैक्स हॉलीडे पीरियड। अगर तुम टैक्स हॉलीडे पीरियड में अगले 4-5 साल तो गवर्नमेंट तुमको टैक्स माफ करके रखा है, तो फिर डीटीए बुक करें कि डीटीए बुक नहीं करें। और वैसे ही मैट होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, हमने टैक्स में पढ़ा है, उसके केस में भी कैसे बुकिंग होगा। तो अगर तुम टैक्स हॉलीडे पीरियड में हो और टाइमिंग डिफरेंस के कारण तुम्हारा कोई टाइमिंग डिफरेंस अराइज हो रहा है इस टैक्स हॉलीडे पीरियड में, और वो टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स भी हो जाएगा, तुमको अगर लग रहा है अगले 5 साल तक तुमको गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडे दे के रखा है और टाइमिंग डिफरेंस अराइज हो रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड में, और तुमको लग रहा है उसी साल वो रिवर्स भी हो जाएगा, तो फिर कोई डीटीए डीटीएल बुक मत करना, इग्नोर करो। क्योंकि वो तुमको जब ये राइज हो रहा है तब भी टैक्स नहीं देना है, जब रिवर्स होगा तब भी टैक्स नहीं देना है, तो उसको बुक ही मत करो। लेकिन अगर तुमको लगता है वो टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज तो हो रहा है लेकिन रिवर्सल आएगा उसका आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड, मेरा अभी दूसरा साल चल रहा है, 5 साल तक हमको गवर्नमेंट टैक्स फ्री करके रखा है और दूसरे साल में डीटीए अराइज हो रहा है, बट हमको लग रहा है वो रिवर्सल होगा 6ठा या 7वां साल में जो मेरे टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाहर होगा, तो फिर डीटीए डीटीएल बुक कर लो, अदरवाइज मत करो। वैसे मैट के केस में क्या बोला, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तुम्हारे बुक प्रॉफिट एंड रेट ऑफ, तुम्हारा बुक प्रॉफिट अलग आ रहा है। मैट का कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का, अगर मेरा बुक प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है और रेट भी डिफरेंट आ रहा है, रेट भी डिफरेंट है बुक प्रॉफिट भी डिफरेंट है, तो मतलब नो इम्पैक्ट इन, अगर मेरा डीटी कैलकुलेशन में कोई इम्पैक्ट ही नहीं है उसका, तो फिर इग्नोर करो बुक प्रॉफिट को भी और रेट ऑफ मैट को भी। और अगर ट्रीटमेंट ऑफ मैट, अगर इफ मैट इज मोर देन रेगुलर टैक्स, अगर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तुम्हारा मोर देन रेगुलर टैक्स आ रहा है, यानी तुमको मैट फॉलो करना पड़ेगा, तब फिर एंट्री पास करो। मतलब तुमको मैट अगर फॉलो नहीं करना है तुम्हारी कंपनी को तो इग्नोर करो डीटीए डीटीएल को, और अगर मैट फॉलो करना पड़ेगा तुम्हारी कंपनी को, तुम मैट के रूल में फॉलो कर रहे हो, तो फिर मैट क्रेडिट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएल एंट्री पास करो। ये एक एंट्री खाली ध्यान रखनी है। कुछ अदर एरियाज है, ऑफसेटिंग ऑफ करंट टैक्स एसेट एंड करंट टैक्स लायबिलिटी एंड डीटीए एंड डीटीएल। क्या डीटीए डीटीएल से एडजस्ट हो सकता है उसी साल, इसको ऑफसेटिंग बोलते हैं। क्या करंट टैक्स एसेट करंट टैक्स लायबिलिटी से उसी साल सेट ऑफ हो सकता है, ये रूल के आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बोला है कि पॉसिबल इफ एंटिटी हैज लीगल राइट टू सेट ऑफ, अगर तुमको लीगली अलाउड है कि तुम एडजस्ट कर लो और तुम्हारा इंटेंशन टू सेटल ऑन नेट बेसिस है, मतलब तुम्हारा इंटेंशन भी है सेटल करने का, तुमको लीगली अलाउड भी है, तो सेट ऑफ कर लो, सेम ईयर में रिवर्स कर लो, दोनों को आपस में एडजस्ट कर लो। और अगर तुमको लगता है कि दोनों में से एक बात नहीं है, मतलब लीगली या तो अलाउड नहीं है या तुम्हारा उस साल सेट ऑफ करने का इंटेंशन नहीं है, तो फिर ये डीटीए डीटीएल को आपस में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अरे ऑब्वियस सा बात है, अगर लीगली अलाउड नहीं है या तुम्हारा इंटेंशन नहीं है तो सेट ऑफ नहीं होगा, और अगर लीगली अलाउड है तुम्हारा इंटेंशन भी है तो सेट ऑफ कर लो आपस में। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको आखिरी टॉपिक, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे। अगर करंट टैक्स एसेट या करंट टैक्स लायबिलिटी है, करंट टैक्स एसेट कहाँ जाएगा, अदर करंट एसेट में, और करंट टैक्स लायबिलिटी कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। डीटीए या डीटीएल कहाँ जाएगा, नॉन करंट में। अब अगर वो डीटीए है तो नॉन करंट एसेट में जाएगा, डीटीएल है तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। ये तो हो गया बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। और पीएल में कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से करंट टैक्स लायबिलिटी या डीटीएल अगर है तो माइनस कर दो, वैसे करंट टैक्स एसेट या डीटीए है तो ऐड कर लेना। अगर टैक्स देना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर लो, और अगर टैक्स एसेट है तुम्हारा तो उसको ऐड कर लो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये था इसका प्रेजेंटेशन।